हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए आई दृष्टि करंट अफेयर्स जो ईयरली मैगजीन है उसी को हम कवर कर रहे हैं। इससे ऑलरेडी मैंने जो है कि आरओ एग्जाम्स तक लगभग 8 से 9 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद मैंने कल से इसके लेक्चर जो बचे हुए टॉपिक हैं, जो मिसलेनियस टॉपिक बचे हुए थे 2-3 क्लास में कवर होने वाले और स्पोर्ट्स वाले, वो सारा हम लोग धीरे धीरे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कल इसकी एक क्लास आ चुकी है जिसमें हम लोगों ने जितने भी सम्मेलन या प्रोजेक्ट वगैरह थे वो सारे कंप्लीट कर लिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। और आज हम संधि या समझौते जितने भी भारत सरकार ने किसी और देश से किए हैं या फिर राज्य सरकारों ने किसी दूसरे राज्य से किए हैं, इनको कवर करते हुए धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। जबकि इससे पहले मैंने ऑलरेडी आप लोगों को नेशनल प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज, नेशनल पर्सनालिटी, इंटरनेशनल पर्सनालिटी, इसी तरीके से नेशनल प्लेसेस वगैरह ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर करा दी है। प्लेलिस्ट में आप जाओगे, आई दृष्टि करंट अफेयर्स के नाम से वहाँ प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे एक एमसीक्यूज की सीरीज होगी, उसे भी आप कर लेना। लगभग 11-12 लेक्चर्स हुए हैं, लगभग 550 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराए हैं, बाकी और भी होने वाले हैं। और ये टेस्ट आपकी जो सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की, इसको भी कवर कर लेना। चलो शुरू करते हैं संधि और समझौते को लेकर। पहला पॉइंट क्या कहता है यहाँ पर? पहला पॉइंट अगर आप देखोगे, भारत किर्गिज द्विपक्षीय निवेश संधि। अब किर्गिज का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर जो किर्गिस्तान वगैरह वाला जो पॉइंट है उसको है कि क्या है, समझते हैं। देखो, 5 जून 2025 को निर्मला सीतारमण जी एवं जीनबेक कुलुबाएव विदेश मंत्री किर्गिज गणराज्य के जो हैं, इन्होंने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन किया। कब का ये घटनाक्रम है? 5 जून का घटनाक्रम है। यहाँ पर देखेंगे, हालांकि ये संधि 14 जून 2019 में हस्ताक्षरित हुई थी और 5 जून 2025 को ये लागू हो गई, यानी कि अनुसमर्थन हो गया, रेटिफाई हो गई या फिर इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है। अब ये आपने यहाँ पर देख लिया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, डसॉल्ट एविएशन TASL के मध्य समझौता हुआ। डसॉल्ट क्या है? फ्रांस की कंपनी है। एविएशन TASL 5 जून 2025 को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, जिसको हम लोग TASL, और डसॉल्ट एविएशन ने भारत में राफेल लड़ाकू विमान ढांचे के निर्माण हेतु समझौता किया है और ये विनिर्माण सुविधा हैदराबाद में स्टैब्लिश होगी। अभी तक हम क्या करते थे कि राफेल को खरीद के लाते थे फ्रांस से, ठीक है, जो कि डसॉल्ट कंपनी के द्वारा ही निर्मित होते हैं। लेकिन अब डसॉल्ट और टाटा की जो कंपनी है ना, उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि क्यों ना हम राफेल के कुछ पार्ट्स को या पूरे कंप्लीट राफेल को हम इंडिया में भी मैन्युफैक्चर्ड करें। तो इसके लिए जो है कि एक समझौता कर लिया गया और ये जो विनिर्माण सुविधा होगी, मैन्युफैक्चरिंग सुविधा, ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित होगी। राइट, क्लियर हो गया पॉइंट? आगे चलते हैं। यूपी सरकार ने भी एक मोनास विश्वविद्यालय के साथ एग्रीमेंट किया। मोनास विश्वविद्यालय कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। याद होगा 2022 में जब पहली बार डेक्कन विश्वविद्यालय ने भारत के गिफ्ट सिटी गुजरात के अंतर्गत जो है वहां पर जब अपना फॉरेन कैंपस खोला था पहली बार, तो यूपी पीसीएस ने 2022 में प्रश्न भी पूछ लिया था। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर 29 मई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने मोनास विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के समझौते पर साइन कर दिया है। और क्या क्या होगा कि भैया, राज्य में बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थानों के जो विद्यार्थी हैं और जो शिक्षक हैं, इनको अनुसंधान, नवाचार और प्रशिक्षण देने के लिए एक सहयोग किया गया, समझौता किया गया। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय और भारत की उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और इसके साथ आप देखोगे कि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय इस समझौते को लागू करने के लिए एक मुख्य केंद्र रहेगा। यानी यूपी की तरफ से कौन सी यूनिवर्सिटी शामिल होगी? तो GBTU कह सकते हो या गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी भी आप कह सकते हो। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, अडानी समूह और भूटान। अब भूटान का अडानी समूह के साथ क्या एग्रीमेंट हुआ है? देखो, 8 मई 2025 को अडानी समूह और भूटान के ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन ने भूटान में 5000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को संयुक्त रूप से विकसित करने पर समझौता कर लिया। अब आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि भाई, भूटान के जो ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन है, इसने भारत की किस व्यापारिक कंपनी के साथ 5000 मेगावाट का जल विद्युत यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का एग्रीमेंट किया है? तो किस कंपनी के साथ किया मेरे भाई? ये अडानी समूह के साथ किया है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, इंडिया UK के बीच में FTA हो चुका है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो कि 6 मई 2025 को FTA पर सहमति बन चुकी है। नेक्स्ट हम देखते हैं। देखो, इसी तरीके के ये जो छोटे छोटे संधि और समझौते हैं, इसी को हमें बस वन लाइनर की तरह से रिपीट कर लेना, याद कर लेना। क्योंकि अगर आप सोचोगे सर डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, तो डिटेल में मैंने ऑलरेडी जो 6-7 लेक्चर हुए, जिसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान प्रौद्योगिकी, मेडिकल या फिर एनवायरमेंट साइंस और आपका इकोनॉमी, यूपी स्पेशल, ये सब ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर रखा है। और वहीं से आपके बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट वहीं से फंस जाएंगे। तो इसलिए उस क्लास को मिस मत करना। उसी सीरीज में अगर आप करते हुए आ रहे हो तो मिसलेनियस इजीली आप कर लोगे। पावर ग्रिड और NEA
के मध्य समझौता। अब ये क्या होता है NEA, देखो शॉर्ट में तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की बात मैं कर रहा हूं। 22 अप्रैल 2025 को काठमांडू नेपाल में पावर ग्रिड भारत, जो कि भारत की कंपनी पावर ग्रिड, और नेपाल विद्युत प्राधिकरण के मध्य एक समझौता किया गया। अभी अडानी समूह ने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे कहां पे किया, भूटान में किया, क्योंकि भूटान में मैक्सिमम क्या होता है जल विद्युत जो परियोजना है वो ज्यादातर संचालित होती है। लेकिन नेपाल में भी हमने क्या किया, पावर ग्रिड के साथ किया। प्रस्तावित परियोजना में हम 400 किलोवाट इनरुवा नेपाल और न्यू पूर्णिया बिहार में 400 किलोवाट डोडो-धारा नेपाल बरेली भारत डबल सर्किट ट्रांसमिशन प्रणाली का विकास किया गया। अब फिर से समझो, जो डबल सर्किट ट्रांसमिशन है, एक आपकी होगी नेपाल के इनरुवा से लेकर न्यू पूर्णिया भारत, यानी कि जो बिहार में आता है, और दूसरी आपकी होगी डोडो-धारा नेपाल की बरेली भारत, यानी बरेली उत्तर प्रदेश में आता है, जहां पे इज्जत नगर पे आपने IVRI सेंटर पढ़ा होगा। ठीक है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, या झारखंड के जो राज्यपाल संतोष गंगवार जी हैं, वो भारत मतलब उत्तर प्रदेश से बरेली के सांसद रह चुके हैं। तो ये आपको याद रखना है कि भारत के किन किन राज्यों से कनेक्टिविटी की गई है। वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब की बात करें, देखो सेमीकंडक्टर पे जो 6 प्लांट लग रहा है यूपी में, वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था कि कहां पर लग रहा है, जेवर एयरपोर्ट के पास लग रहा है। सबसे पहला धोलेरा साणंद में लगा, फिर धोलेरा में, फिर इसी तरीके से मोरीगांव असम में। तो इसी तरीके से हम इसको पढ़ रहे हैं कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड और टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के मध्य एक वित्तीय समझौते पर साइन कर लिया गया है। किसके द्वारा, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन तो लगभग 76,000 करोड़ रुपए से शुरू किया गया था। इसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड और टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, यानी दोनों ही कंपनियां जो टाटा की हैं, इन्होंने इस मिशन के तहत एक समझौता किया है। और भारत का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब धोलेरा गुजरात में स्थापित हो रहा है, जो कि ये जो रहेगा मेरे भाई, ये AI बेस्ड रहेगा। ये भारत का पहला जो है कि प्रोजेक्ट रहेगा जो AI बेस्ड रहेगा सेमीकंडक्टर के लिए, राइट। अब यहां पर देखो, अपर कर्णाली जल विद्युत परियोजना, नेपाल में 900 मेगावाट जल विद्युत परियोजना का विकास SJVN, ठीक है, SJVN लिमिटेड एवं नेपाल बिजली प्राधिकरण के साथ संयुक्त उद्यम पे समझौता किया गया। अब यहां पर आप कहोगे सर ये कैसे प्रश्न बन सकता है, तो ऐसे भी बन सकता है कि अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा या भारत की SJVN लिमिटेड जो कंपनी है, उसने किस देश के द्वारा, किस देश के साथ अपर कर्णाली जल विद्युत परियोजना के हस्ताक्षर किए। तो या तो नेपाल हो सकता है या फिर भूटान हो सकता है। यही दो ऐसे देश है जो हमारे भारत से ऊपर हैं और जो है कि क्या करते हैं, वहां से ऊपर से पानी नीचे की ओर गिरता है, तो जल विद्युत परियोजना हो सकती है। तो नेपाल में याद रखना है, क्लियर। तो ऐसे भी प्रश्न बनेंगे। यूपी और जापान के मध्य क्या समझौता हुआ, देखो उत्तर प्रदेश सरकार और जापान के यामानासी प्रांत के मध्य औद्योगिक सहयोग, पर्यटन, व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में सिग्नेचर किए गए। तो अभी हमने ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय से किया और यहाँ पे जापान से भी कर लिया। यूपी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो ने ASA यानी कि जो ऑस्ट्रेलियाई स्पेस एजेंसी है ऑस्ट्रेलिया की, उसके साथ क्या समझौता किया, देखो इसरो और ASA के मध्य एक समझौता किया गया और यह समझौता गगनयान मिशन के लिए किया गया है। अब यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में गगनयान मिशन को संपन्न करने के लिए इसरो ने किस देश के साथ समझौता किया, या फिर ASA के साथ जो समझौता किया वो किस देश की है, तो ऑस्ट्रेलिया की होगी। ऐसे ही कौशल विकास में मेटा कार्यक्रम पता है ना किसका है, मेटा फेसबुक वालों का मेटा है, ठीक है। तो कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय तथा मेटा के मध्य AI में सहयोग करने के लिए एक समझौता किया गया है और इसके लिए 5 एक्सीलेंस सेंटर ओपन किए जाएंगे। किससे, 5 एक्सीलेंस सेंटर ओपन किए जाएंगे ताकि स्किल डेवलपमेंट को बेहतर किया जा सके। एक हैदराबाद में होगा, बंगलुरु में होगा, चेन्नई में होगा, जोधपुर में होगा और कानपुर में होगा। ये 5 ऐसे सेंटर होंगे, एक्सीलेंस सेंटर, जो स्किल डेवलपमेंट करने के लिए हमने AI में सहयोग किया जाएगा। फिर आ जाते हैं CIL और गेल के मध्य एक समझौता हुआ है। CIL मतलब क्या होता है, कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि महारत्न कंपनी है, और गेल भी एक महारत्न कंपनी, इन दोनों के बीच में एक क्या हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। कैसा हुआ है, देखो कोल इंडिया लिमिटेड और गेल के मध्य सरफेस कोल गैसिफिकेशन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कोयले में सिंथेटिक प्राकृतिक गैस संयंत्र स्थापित करने का समझौता किया गया है। मतलब कोल इंडिया लिमिटेड और गेल के मध्य सरफेस कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कोयले से सिंथेटिक प्राकृतिक गैस संयंत्र स्थापित किया जाएगा, राइट। ये बात क्लियर होगी। और संयंत्र की स्थापना रानीगंज वेस्ट बंगाल में होगी। तो कहां पर होगी, रानीगंज वेस्ट बंगाल में, जहां पर ये लोग कोयले से अब नेचुरल गैस बनाएंगे, मतलब सिंथेटिक तरीके से नेचुरल गैस बनाएंगे। कौन कौन सी दो कंपनियां, कोल इंडिया लिमिटेड और गेल, ये दोनों ही कंपनियां रानीगंज में स्टैब्लिश करेंगी।
नेक्स्ट है भारत सरकार का वर्ल्ड बैंक के साथ क्या एग्रीमेंट हुआ है। भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के मध्य 4 राज्यों में 781 किलोमीटर की हरित राजमार्ग गलियारा परियोजना के लिए $500 मिलियन का समझौता हुआ है। कितना? $500 मिलियन का। अर्थात भारत सरकार जो नेशनल हाईवे बनाती है वो अभी कंक्रीट वगैरह पे बनती है, जिसमें जो है कि हम कोल वगैरह का यूज करते हैं। लेकिन अब ये जो 781 किलोमीटर का लंबा जो हाईवे बनेगा वो ग्रीन हाईवे बनेगा, और इसके लिए बहुत सारे जो है कि हमें टूल्स वगैरह चाहिए होंगे, प्रोडक्ट चाहिए होंगे, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है? स्पॉन्सर कर रहा है। वर्ल्ड बैंक हमें ऋण दे रहा है $500 मिलियन का। तो ये कौन से 4 राज्यों में विस्तार होगा? तो भैया हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, यूपी है और आंध्र प्रदेश है। इन चारों में अलग अलग जगह पे टोटल 781 किलोमीटर की लेंथ की रोड बनेगी। तो आपका यूपी भी शामिल है, जिसमें भारत और वर्ल्ड बैंक ने एग्रीमेंट किया है। रक्षा मंत्रालय और उत्तर प्रदेश समझौते की बात कर लें, अगर हम रक्षा मंत्रालय और उत्तर प्रदेश समझौते की, तो देखो उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के तहत 3 आधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित होंगी, जिसमें लखनऊ में 1 रहेंगी और कानपुर में 2 केंद्र स्थापित होंगे। तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है कि समझौता किया गया है आधुनिक परीक्षण के लिए। तो इसमें 1 सेंटर आपका लखनऊ में और 2 सेंटर आपके कानपुर में हो जाएंगे। यहां तक बात क्लियर होगी। अब चलो कुछ हम संघ या संगठन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड अहमदाबाद और आदिनाथ सहकारी बैंक लिमिटेड सूरत का विलय हो गया है, और ये 9 जून 2025 से प्रभावी हो गया। तो ये ऐसे भी पूछ सकता है कि जो दोनों बैंक हैं, जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, विनायक सहकारी बैंक और आदिनाथ सहकारी बैंक, ये किस राज्य के बैंक है? तो गुजरात के हो सकते हैं। फ्लिपकार्ट की देखते हैं भाई, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, आजकल इससे बहुत शॉपिंग हो रही है। तो जून 2025 में ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट आरबीआई से एनबीएफसी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी हो गई। दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे भाई? क्योंकि जो एनबीएफसी होती है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, यानी कि गैर बैंकिंग कार्य प्रणाली करने वाली। अब बैंक सामान्यतः क्या करता है? आपके अकाउंट को ओपन करता है, आपको जो है कि सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट की सुविधा देता है, आपको जरूरत पड़ने पर लोन भी देता है और आपके पैसे को जमा भी करता है, सेफ रखता है, राइट। लेकिन जो एनबीएफसी होती है ना, वो आपके पैसे को जमा नहीं करती, लेकिन आपके छोटे छोटे जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए वो ऋण देते हैं एमएफआई के थ्रू, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्रीज के थ्रू। तो ऐसे जो है कि एनबीएफसी के लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया होते हैं जो आरबीआई रखती है कि भाई इतने मिलियन रुपए होने चाहिए आपके पास, इतने हजार करोड़ रुपए होने चाहिए, ये सब उसका आंकड़ा होता है, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट एक जो कि आपकी ई कॉमर्स कंपनी है, यानी ऑनलाइन ये ट्रेडिंग करती है, इससे आप लोग सामान खरीदते हो, परचेस करते हो। इस कंपनी ने भी अपना अप्लाई किया था आवेदन आरबीआई के पास कि हमें एनबीएफसी का दर्जा दिया जाए, ताकि हम छोटे छोटे माइक्रो जो आपके एंटरप्रेन्योरशिप होती है, जो स्टार्टअप होते हैं, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके, राइट। तो यहाँ पे ये बात जो है कि ई कॉमर्स को दर्जा दे दिया गया है, मतलब फ्लिपकार्ट को आरबीआई के द्वारा। तो प्रश्न कैसे बनेगा? बहुत वन लाइनर बनेगा कि हाल ही में आरबीआई के द्वारा किस ई कॉमर्स कंपनी को क्या किया गया? एनबीएफसी का दर्जा दिया गया। स्टेटमेंट में आंसर आ जाएगा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो या कोई और भी कंपनी। तो ये आपका फ्लिपकार्ट हो गया। क्लियर हो गया मेरे भाई? देखो है तो 2 ही लाइन का क्वेश्चन, मैं लेकिन फिर भी डिटेल इसलिए बता रहा हूं कि ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं बैकग्राउंड के तौर पे, तो समझ में आ जाएगा। आरबीआई ने एक नया भुगतान नियामक बोर्ड भी गठित कर दिया। अभी तक आप देखोगे कि एनपीसीआई जो होता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी रेगुलेट करता था, लेकिन अब एक नया पेमेंट नियामक बोर्ड रहेगा, जो कि 21 मई 2025 को आरबीआई ने 6 सदस्यीय तौर पे गठित किया। कितने सदस्य रहेंगे इसमें भी? 6। सेम बिल्कुल एमपीसी की तरह रहेगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जितने मेंबर्स होते हैं वैसे ही इसमें भी रहेंगे। ये एक नया भुगतान नियामक बोर्ड स्थापित किया। यह बोर्ड भारत में भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय होंगे। अब जितने भी आपके पेमेंट प्रणाली हैं, चाहे वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो, ऑफलाइन ट्रांजैक्शन हो, या फिर डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, किसी भी तरीके से जो भी पेमेंट कर रहे हैं उसका रेगुलेट करने के लिए सर्वोच्च नीति निर्माण बना दिया गया। कितने सदस्य बनाई गई? 6 सदस्य बनाई गई है। अब आ जाते हैं एशियाई उत्पादकता संगठन। 20 से 22 मई 2025 को जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित 67 मीटिंग में भारत को इसकी अध्यक्षता प्रदान की गई, और जिसका कार्यकाल 2025-26 रहेगा। एशियाई उत्पादकता संगठन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या कह रहा है ये कि मई 2025 में शिकागो यूएसए में स्थित इलिनॉइस टेक भारत में स्वतंत्र डिग्री प्रदान करने के लिए यूजीसी से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय बन गया है। फिर से समझ लो मेरी बात, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ना समझ में आ पाए, क्योंकि भाषाएं कभी कभी जटिल होती है और आप ऐसे में
इजी प्रश्न को भी आप छोड़ के आगे बढ़ जाते हो यार, नहीं समझना है। सिंपल है कि यूजीसी से वेरीफाइड जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो या फिर आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो भी वो जो वेरीफाइड होती हैं यूजीसी से जो रजिस्टर्ड होती हैं, वो आपको भारत में डिग्रियां प्रदान करती हैं, चाहे आप रिसर्च कर रहे हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, पीएचडी वगैरह, ठीक है। तो ऐसे में अमेरिका का ये विश्वविद्यालय जो पहला विश्वविद्यालय बन गया इलिनॉइस टेक, जो भारत में क्या करेगा, स्वतंत्र रूप से डिग्री प्रदान करेगा, जो भी बच्चा वहां से कोर्सेज कर सकता है। और इस संस्थान का नया कैंपस आपके मुंबई में 2026 में खोला जाएगा। तो क्लियर हो गई बात, आगे चलते हैं। एडलवॉइस म्यूचुअल फंड, ये क्या भैया, एडलवॉइस म्यूचुअल फंड 24 अप्रैल 2025 को एडलवॉइस फंड ने एडलवॉइस बीएसई इंटरनेट इकोनॉमी इंडेक्स फंड लॉन्च किया। भारत का पहला विशुद्ध इंटरनेट केंद्रित फंड होगा ये। कैसा, विशुद्ध इंटरनेट केंद्रित, यानी कि ऑनलाइन मोड में ही पूरा का पूरा फंडिंग चलेगा। अब यहां पर देखते हैं जस्ट पे। जस्ट पे क्या होता है, जैसे आप फोन पे वगैरह पेमेंट करते हो या पेटीएम पे करते हो, वैसे ही जस्ट पे नाम से भी एक एप्लीकेशन होता है। ये बंगलुरु कर्नाटक में स्थित भुगतान अवसंरचना कंपनी वर्ष 2025 की पहली यूनिकॉर्न बन चुकी है। देखो पेमेंट करने वाली जितनी भी अभी तक कंपनियां, उसमें जस्ट पे क्या बन चुकी है, पहली यूनिकॉर्न बन चुकी है। आरबीआई के बारे में बात करें तो ग्लोबल फाइनेंस द्वारा 2025 की इनोवेटर सूची में वैश्विक स्तर पर सबसे नवोन्मेषी बैंक नामित किया गया। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारे लिए एक अच्छी बात भी और हमारे लिए एक गर्व की बात भी है कि हमारा बैंक जो सेंट्रल बैंक है यानी आरबीआई, ये वर्ल्ड के स्तर पे सबसे जो है कि इनोवेटिव बैंक के नाम से जाना जा रहा है। क्योंकि ये क्या करता है, जितनी भी सिक्योरिटीज होती है उसको भी मैनेज करता है, जितने भी फ्रॉड होते हैं उसको भी डील करने के प्रॉब्लम्स करते हैं, जितने भी कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस हैं, उनको भी डील करता है। यानी नए नए आइडियाज के साथ हमारा बैंक आरबीआई हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार दे रहा है। तो ये अच्छा प्रश्न बन सकता है कि भाई विश्व के स्तर पे ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा किस बैंक को सबसे बड़ा जो है कि नवोन्मेषी बैंक घोषित किया गया, तो ये हो गया आरबीआई। ठीक है। टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील लिमिटेड 8वीं बार वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा टाटा सस्टेनेबिलिटी चैंपियन 2025 के रूप में चुना गया है। मतलब कि स्टील के रूप में, कि स्टील का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें सतत रूप से प्रोडक्शन होने के साथ पर्यावरणीय जो चैलेंजेस है उनको कम करते हुए प्रोडक्शन हो रहा है। तो ऐसे में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने हमारे टाटा स्टील को सबसे नंबर 1 रैंकिंग दी है पूरी दुनिया में। बात करेंगे आरआरबी बैंक विलय। देखो आरआरबी जो बैंक होते हैं ये सामान्यतः जो है कि 1975-76 में आए थे। रीजनल रूरल बैंक, जिसको हम कहते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो एक राज्य तक ही विस्तारित होते हैं। वित्त मंत्रालय के द्वारा एक राज्य एक आरआरबी सिद्धांत आधारित अब आरआरबी विलय की अधिसूचना जारी की है। एक प्रश्न बन सकता है कि इसको कौन जारी कर रहा है, तो वित्त मंत्रालय कर रहा है, पहली बात। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे बहुत सारे रीजनल बैंक होते हैं, आपने सुना होगा कि भाई उत्तर प्रदेश में अलग अलग सहकारी बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक हो गए, ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी होते हैं, कई जगह होता है ना। बैंक ऑफ बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यूनियन बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो कई सारे बैंकों क्या होते हैं, रीजनल बैंक्स होते हैं। अब इसने क्या किया, वित्त मंत्रालय ने कहा कि जितने भी अलग अलग बैंकों के नाम से जो रीजनल बैंक आप चला रहे हो, अब एक स्टेट में एक ही रीजनल बैंक होगा। तो सीधा कोई नया नाम आ जाएगा भाई, उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब उसके अंतर्गत चाहे पीएनबी हो, चाहे आरबीआई हो, चाहे यूनियन बैंक हो, चाहे आपका स्टेट बैंक हो, वो मैटर नहीं करता। अब सभी का बैंक एक स्टेट के नाम से हो जाएगा। तो वही वो कह रहे हैं कि 1 स्टेट 1 आरआरबी के सिद्धांत पे चलते हुए सभी आरआरबीज का हम विलय करेंगे। और अब केवल 28 आरआरबी बचेंगे, क्योंकि हमारे पास कितने 28 स्टेट्स हैं, जो 26 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरीज में कार्यरत होंगे। मतलब 2 स्टेट में कार्यरत नहीं होंगे, 2 यूनियन टेरिटरीज को इन्होंने इंक्लूड कर लिया है। आप लोग कमेंट करके बताना कि ये जो 2 यूनियन टेरिटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, ताकि और भी बच्चों को पता चल सके। आगे बात करेंगे AIX कनेक्ट एवं एयर इंडिया एक्स का विलय हो गया है, तो इसका नया नाम एयर इंडिया एक्सप्रेस रख दिया गया है। खैर इसको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, हम कोई जस्टिस या फिर रूल से संबंधित जो भी बातें हैं हम उसकी बात करें। जैसे लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियमन 2025, यानी लद्दाख को लेकर भी कहीं ना कहीं ऑफिशियल जो लैंग्वेज है उस पर लेके जो है कि एक विनियमन आ गया, रेगुलेशन आ गया। क्या है, 2 जून 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा मंजूरी दे दी गई है इसको। अब इसके द्वारा अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी, पुर्गी 5 भाषाओं को लद्दाख के सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने की मान्यता मिल गई। अब आधिकारिक उद्देश्य का मतलब क्या है, मान लेते हैं कि लद्दाख की सरकार से या जो भी वहाँ पे जो है कि यूनियन टेरिटरीज में जो प्रशासन चलाने वाले लोग हैं, प्रशासनिक कर्मचारी, उनसे अगर कोई भी क्षेत्रीय व्यक्ति इन 5 भाषा में से किसी भी एक भाषा का प्रयोग करके अपनी सारी सुविधाएं ले सकता है, सरकार से अपनी प्रश्न उत्तर कर सकता है, सरकार से सारी चीज़ों के बारे में डील कर सकता है। राइट। अभी क्या, जैसे आप अगर यूपी में कोई भी चीज़ पूछना चाहते हो सरकार से कि आरटीआई के माध्यम से या कोई सुविधा लेना चाहते हो, तो या तो आप एप्लीकेशन अंग्रेजी में लिखते हो या फिर हिंदी में लिखते हो। लेकिन लद्दाख में इस तरीके से 5 भाषाओं को मान्यता दे दी गई है। तो ये अभी वहां का लेटेस्ट रेगुलेशन आया हुआ है। हाई कोर्ट की पेंशन को लेकर भी कुछ विवाद था क्या,
देख लेते हैं। 19 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि हाई कोर्ट के सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पूर्ण एवं समान पेंशन का अधिकार है। वन रैंक वन पेंशन सिद्धांत लागू होगा। अब मेरी बात समझो, देखो आपने पढ़ा है कि हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं या फिर अन्य न्यायमूर्ति होते हैं, ठीक है, जो वरिष्ठ भी कहलाते हैं, इनको जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं वो राज्य की संचित निधि के माध्यम से दिए जाते हैं, जिसमें आर्टिकल नंबर 266 यूज होता है। लेकिन जो इनकी पेंशन होती है वो भी केंद्र सरकार की संचित निधि से दिए जाते हैं आर्टिकल 266 के तहत। होता क्या था कि हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उनकी जो है कि मान लो पेंशन अगर 1 लाख रुपए है, और जो उनके नीचे जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, बल्कि चीफ जस्टिस नहीं होते लेकिन, तो उनको हो सकता है पेंशन कितनी मिलती होगी, 70,000 75,000। इस चीज को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में मामला उठाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भैया कि वन रैंक वन पेंशन, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो ना हो, लेकिन अगर जस्टिस हैं तो उनको समान रैंकिंग से प्रणाली मिलनी चाहिए, समान जो है कि वेतन मिलना चाहिए। तो यही जो है कि हाई कोर्ट की पेंशन के लेके विवाद था। अब आ जाते हैं बैंक कार्य विधियां और संशोधन अधिनियम, यानी कि बैंकों को काम करने के लिए जो विधियां हैं उनकी हम बात करेंगे। देखो आरबीआई में जब भी कोई संशोधन होता है तो आरबीआई एक्ट 1934 का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर आरबीआई किसी बैंकों के रेगुलेशन में चेंजेस करता है तो 1949 का प्रयोग करता है। यहां पे किसका हुआ, राष्ट्रपति के द्वारा 15 अप्रैल 2025 को मंजूरी दी गई, और आरबीआई एक्ट 1934, बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949, एसबीआई अधिनियम 1955, बैंक कार्य कंपनी अधिनियम 1970 और 1980 में संशोधन किया गया। ये 5 लगभग जो है कि ऐसे अमेंडमेंट हो गए हैं, 5 में अमेंडमेंट किए गए हैं। क्या कहा गया, पहला संशोधन की जो सरकारी बैंक, सहकारी बैंक, जो कोऑपरेटिव बैंक थे, इसमें जो डायरेक्टर्स होते थे उनके कार्यकाल पहले 8 वर्ष होते थे, अब बढ़ा के इसमें कितने कर दिए गए, 10 वर्ष कर दिए गए। तो सीधा प्रश्न आ सकता है कि बैंककारी संशोधन अधिनियम 2025 के तहत अब सहकारी बैंकों के जो निदेशक मंडल होते हैं उनका कार्यकाल कितना वर्ष का है, तो 8 वर्ष से बढ़ा के 10 वर्ष कर दिया गया। और आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तेल क्षेत्र विनियमन, तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास संशोधन अधिनियम 2025। राष्ट्रपति जी से मंजूरी इसको 28 मार्च 2025 को मिली। यह तेल क्षेत्र विनियमन विकास अधिनियम 1948 में संशोधन करता है। क्या कहता है कि भैया खनिज तेलों की परिभाषा विस्तार करते हुए हाइड्रोकार्बन, कोल बेड मीथेन और सेल गैस भी इसमें शामिल कर दी। अभी तक जो आपके मिनरल ऑयल या क्रूड ऑयल होते थे उसमें मुख्य रूप से जो है कि पेट्रोल, डीजल, इन सभी चीजों को रखते थे, लेकिन अब इसमें परिभाषा विस्तार करते हुए खनिज तेलों में आपके हाइड्रोकार्बन्स भी कहलाएंगे, कोल बेड मीथेन भी कहलाएगी और सेल गैस भी अब खनिज तेलों की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, सीधा प्रश्न बन सकता है कि अभी हाल ही में खनिज तेलों में किसे शामिल किया गया। क्लियर, कोयला और लिग्नाइट या हीलियम खनिज तेलों की श्रेणी में शामिल नहीं है। ध्यान देना, कोयले को जो है खनिज तेल में नहीं शामिल किया गया। यदि कोई व्यक्ति बिना वैध पट्टे के खनिज तेलों से संबंधित गतिविधि करता है तो उसमें 25 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। कितना, 25 लाख का जुर्माना लगेगा। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन आ गया था, पता है ना, मणिपुर की घटना जो है कि बहुत हिंसा हो गई थी वहां पे। तो सीएम एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद आर्टिकल 356 का प्रयोग किया गया। तो वहां पे कौन सीएम था, एन बीरेन सिंह। 11वीं बार देश में मतलब राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगा, और इस तरीके से देश में सर्वाधिक मणिपुर में क्या लगा, राष्ट्रपति शासन लगा है। अगर आपके यूपी में भी पूछा जाए मेरे भाई तो बताइएगा यूपी में 10 बार लगा है कि कितनी बार, कमेंट करना। पहली बार राष्ट्रपति शासन आपके पंजाब में 1951 में लगाया गया था, जो आपने पेप्सू नाम का एक केस सुना होगा, वहां पर जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे, वहां के राष्ट्रपति थे पूरे भारत के, तो इन्होंने पेप्सू नाम के केस में जो है कि लगा दिया था राष्ट्रपति शासन। क्लियर हो गया मेरी बात। चलो अब आ जाते हैं कुछ मिसलेनियस यानी कि विधिक जो विविध सेक्शन है उनकी हम बात करेंगे। यहां पर हम देखें ई वोटिंग प्रणाली। अब ये क्या भैया ई वोटिंग प्रणाली, अगर आप इसे देखोगे तो बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने देश में पहली बार एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप के माध्यम से ई वोटिंग शुरू करने का निर्णय लिया है, और ये नगर निगम और शहरी निकाय के चुनाव में आयोजित होगी। देखो अभी तक देश में किसी भी निर्वाचन आयोग, चाहे वो राज्य का निर्वाचन आयोग हो चाहे भारत का निर्वाचन आयोग हो, उसने इस तरीके से कोई भी वोटिंग का सिस्टम नहीं बनाया था। लेकिन बिहार का जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसने इस तरीके के सिस्टम को डेवलप किया है कि एंड्रॉइड बेस पे हम ई वोटिंग प्रणाली का प्रयोग कर सकते हैं। तो राज्य कौन सा हो गया, बिहार हो गया। और जब बिहार चुनाव आयोग कर रहा है तो जाहिर सी बात है जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जिसको हम पंचायती राज या फिर शहरी राज्य स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं, उसमें इसका प्रयोग होगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस समय नितिन गडकरी जी बड़े चर्चे में चल रहे हैं एथेनॉल को लेकर, तो उन्हीं से संबंधित एक और योजना है। पूछा जा सकता है कि 18 जून 2025 को नितिन गडकरी जी के द्वारा 3,000 रुपए वार्षिक पास योजना घोषित की गई, नई फास्टैग समिति। अब देखो फास्टैग क्या होता है, जो
आपके जो टोल टैक्स वगैरह जो कटने वाली, जैसे 3 व्हीलर को छोड़ दिया है तो 4 व्हीलर जितनी भी है, चाहे वो 4 व्हीलर में कार हो, बस हो, ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, जो भी है, जब आप उसे हाईवे से लेकर जाते हो तो टोल टैक्स पे एक फास्टैग का स्टिकर लगा होता है आपकी गाड़ी पे, शीशे पे, फ्रंट पे, कैमरे के माध्यम से और सेंसर के माध्यम से ऑटोमेटिक उसका चार्ज काट लिया जाता है अगले टोल टैक्स तक का। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर क्या हुआ कि पहले व्यक्ति जो है कि टोल टैक्स के चक्कर में बड़ा परेशान रहता था, आने जाने का सारा सिस्टम बड़ा महंगा पड़ जाता था। तो अब एक नई योजना लॉन्च कर दी कि भैया 3,000 रुपए का वार्षिक पास ले लो, या तो आपको किसी भी जगह पे टोल कटवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 3,000 रुपए में जितना घूमना है घूम लो। और ये व्यवस्था 15 अगस्त 2025 से लागू होगी। अभी लागू भी नहीं हुई है, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा हाँ, लागू हो गई अब तो 15 अगस्त से। और अधिकतम 200 ट्रिप या फिर 1 वर्ष तक वो वैध रहेगा, यानी 3,000 रुपए का जो आप वो लोगे वार्षिक पास। अब ऐसा नहीं है कि आप 3,000 रुपए का आपने तो ट्रिप ले लिया, ठीक है, पास ले लिया, और आप जो है कि पूरे साल भर में कम से कम 500 ट्रिप कर दी आपने, तो सरकार को तो घाटा होने लगेगा। ठीक है, सरकार ने तो इसलिए लिया है कि ताकि एक ही बार में कोई व्यक्ति फास्टैग का पेमेंट कर ले और लगभग जो भी 200 राइड होती है या तो उसे कर ले। अब 200 ट्रिप का मतलब क्या, आप अपने घर से मत जोड़ो, 200 बार आप टोल टैक्स जो है कि दे सकते हो, उसमें पैसा नहीं लगेगा। या फिर 1 वर्ष तक जो भी आपका अमाउंट पहले होगा उसको फॉलो कर लिया जाएगा। आ जाते हैं जल विद्युत दशक की बात करें। 13 जून 2025 को अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2025 से 2035 तक जल विद्युत दशक घोषित किया है, क्योंकि इस दौरान वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास कर रहा है। तो 2025 से 35 तक का जो जल विद्युत दशक है, आपने अक्सर पढ़ा है कि यूएनओ के द्वारा घोषित होता है, लेकिन यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश सरकार ने घोषित किया है। एसी की तापमान सीमा भी नई कमेटी जो है कि तैयार होकर इसकी लिमिट को बढ़ा रही है। क्या करें, जैसे अभी आप जो एसी खरीदते हैं अपने घरों में, उसमें मिनिमम आप 16 डिग्री टेम्परेचर तक जा सकते हो, और मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो ये 30 डिग्री सेल्सियस तक जाता है टेम्परेचर। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, जब आप 24 के ऊपर अगर आप चलाते हो तो इसमें जो है कि ग्लोबल वार्मिंग जो होती है या ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ये उतना प्रभाव नहीं डालती हैं हमारे क्लाइमेट पे। डालती तो है लेकिन कम डालती है। लेकिन जैसे आप 24 से नीचे आते हो या 16 तक भी जाते हो, चिल्ड एकदम एसी करने का प्रयास करते हो, तो उतनी ही तेजी से आपका जो इसका जो बाहर लगा होता है, जिसको हम लोग विंडो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखो याद नहीं आ रहा है इस समय, तो उससे जो गैस निकलती है, जो हवा निकलती है, वो ज्यादा नुकसान करती है। तो अब इसकी लिमिट को सेट किया जा रहा है नया, कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने नए मानक का प्रावधान किया था, 20 से 28 डिग्री के बीच रहेगा। न तो आप 20 से नीचे जा सकते हो, ना 28 से ऊपर जा सकते हो। अब इसमें जो है कि जितनी भी कंपनियां वो अपने एसी में टेम्परेचर इसी तरीके से सेट करके आपको देंगे, अब जितनी भी नई एसी आएंगी। नेवा प्लेटफॉर्म क्या भी है, तो 9 जून 2025 को उद्घाटित किया गया, पुदुचेरी विधानसभा को कागज रहित बनाया गया। ये एक नेवा एप्लीकेशन है जो पुदुचेरी विधानसभा को क्या कर रहा है, पूरा कागज रहित बना रहा है, यानी कि पेपरलेस विधानसभा यहाँ पे बनाई गई है। और बात करते हैं अंडर वाटर म्यूजियम की, बात कर लेते हैं। ठीक है, अंडर वाटर म्यूजियम सिंधुदुर्ग जिला महाराष्ट्र में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कृत्रिम मूंगा चट्टान विकसित होगा। उम्मीद पोर्टल क्या है, देखो उम्मीद पोर्टल आपका कुछ और नहीं है, बल्कि ये जो वक्फ से संबंधित मैंने आपको डिटेल पढ़ाया था ना, कि एक संशोधन है जिसका नाम उम्मीद संशोधन है, वही है कि 6 जून 2025 को लॉन्च किया गया है, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। आगे बात करते हैं कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व, ये कहां पर है, तो 30 मई 2025 को तेलंगाना सरकार के द्वारा कवाल टाइगर रिजर्व को ही महाराष्ट्र के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाले टाइगर कॉरिडोर क्षेत्र को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया। यानी महाराष्ट्र का तो आएगा ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व और तेलंगाना का आएगा कवाल टाइगर रिजर्व। ये दोनों टाइगर रिजर्व पहले तो याद कर लो किन किन स्टेट्स में, ये भी मिलान करने के लिए आता, और इन दोनों को जोड़ने वाला जो टाइगर कॉरिडोर है ना, उसको नाम दे दिया गया कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य 5 जून 2025 को तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी रामनाथपुरा जिले में इस अभ्यारण्य को अधिसूचित किया, ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य। ध्रुवा की बात करें, ध्रुवा क्या है, तो डाक विभाग के द्वारा इस नीति के दस्तावेज का विमोचन किया गया, जिससे देश में एक मानकीकृत जियो कोडेड प्रणाली स्थापित की जाएगी। क्या की जाएगी, जियो कोडेड एक प्रणाली स्थापित की जाएगी, ध्रुवा। और आगे देखते हैं, जीन संपादित भेड़, भाई शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने भारत की पहली जीन एडिटेड जो है कि जीन से संपन्न भेड़ तैयार कर ली है। ठीक है, डॉली भेड़ वगैरह का केस आपने सुना होगा, इसी तरीके से अब यहाँ पर शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इसने जो तैयार किया।
अच्छा, चागोस द्वीप समझौता मैंने एमसीक्यूज में कराया था आपको। तो चागोस द्वीप समझौते की अगर हम बात करें तो 22 मई 2025 को ब्रिटिश सरकार ने चागोस द्वीप पर संप्रभुता मॉरिशस को हस्तांतरित कर दी। किसको कर दिया? मॉरिशस को। लेकिन उसने साथ ही साथ डियागो गार्सिया पे 99 ईयर का जो है कि एग्रीमेंट करके अपने सैन्य अड्डे को स्थापित किया, जहां पर यूके का पहले से ही है। तो डियागो गार्सिया पर यूके और यूएसए का संयुक्त सैन्याभ्यास अब अगले 99 वर्षों तक लीज पर रहेगा। तो यूएसए तो छोड़ दो, यूके ने जो है कि इसी शर्त पे चागोस मॉरिशस को हस्तांतरित किया कि जब वो डियागो गार्सिया पे भी 99 ईयर का लीज रख लेगा। आगे बात करते हैं गोल्डन डोम की बात करें, ये क्या है? तो यूएसए राष्ट्रपति ट्रंप ने मिसाइल रक्षा कवच योजना का अनावरण किया, गोल्डन डोम। अच्छा, मैंने एक और बताया था आपको, गोल्डन कार्ड के बारे में भी बताया था कि किस तरीके से अमेरिकी प्रेसिडेंट ने यानी ट्रंप ने गोल्डन कार्ड योजना शुरू की है, जो कहीं ना कहीं ग्रीन वीजा की परमिशन देता है, ग्रीन कार्ड की परमिशन देता है ताकि वहां पर रहो। निवेश आधारित वो है। सागर भवन और पोलर भवन क्या है भैया? गोवा में स्थित ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र में सागर भवन तथा पोलर भवन का उद्घाटन किया गया। कहां पर? गोवा में किया गया। पोलर भवन में भारत का पहला ध्रुवीय और समुद्री संग्रहालय भी होगा, यानी कि पोलर भवन में पहला ऐसा संग्रहालय होगा भारत का जो ध्रुवीय और समुद्री संग्रहालय माना जाएगा। सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन सी ऐसी विधानसभा है? तो भैया दिल्ली विधानसभा परिसर में 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित विधानसभा बन जाएगी दिल्ली भी। फिर आगे देखते हैं, नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर की बात करेंगे। 13 मई 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने नोएडा और बंगलुरु में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन किया। कहां पर किया है? 3 नैनोमीटर तक का जो है कि डिजाइन सेंटर एक नोएडा में रहेगा और एक बंगलुरु में रहेगा। ट्रांसमीडिया शहर, मई 2025 में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू जी ने भारत के पहले ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट शहर क्रिएटर लैंड का शुभारंभ किया है आंध्र प्रदेश में। बायो लंपी वैक्सीन क्या है? लंपी वायरस से संबंधित है। जब 14 मई 2025 को आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पशुओं में होने वाले लंपी स्किन डिजीज से के लिए इस टीके को लॉन्च किया है। इसका जो निर्माणकर्ता कौन बनाया था? तो आईसीएआर के सहयोग से भारत बायोटेक की सहायक कंपनी बायोवेट के द्वारा विकसित किया गया। तो बनाने वाली जो कंपनी है वो बायोवेट है, जो कि आईसीएआर के सहयोग से बनाई। लेकिन ये जो बायोवेट जो कंपनी वो भारत बायोटेक की एक स्पॉन्सर्ड कंपनी है, कह सकते हो कि एक उसकी सहायक कंपनी है। और भारत बायोटेक क्या है? जिसने कोविड के दौरान बहुत सारे वैक्सीन बनाए थे। और यह विश्व का पहला दीवा यानी कि डिफरेंशिएटिंग इन्फेक्टेड फ्रॉम वैक्सीनेटेड एनिमल्स मार्कर टीका होगा। ठीक है, ये पहला टीका होगा। तो ये लंपी वायरस से संबंधित बायोलंपी वैक्सीन हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, एक अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, टाइगर कॉरिडोर बनाया जा रहा है। भारत का ये पहला कॉरिडोर होगा जो 2 राज्यों के मध्य एक चीता कॉरिडोर बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य विकसित किया जा रहा है। सीधा सीधा ये प्रश्न बन सकता है कि अभी हाल ही में भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर किन 2 राज्यों के मध्य डेवलप किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य विकसित किया जाएगा। आगे बात करते हैं आईबीसीए। तो भैया आईबीसीए जो कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, जिसके मुख्यालय की बात कर रहा है, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में होगा। और भूपेंद्र यादव जो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, इनको इसका अध्यक्ष भी बनाया जा चुका है। निसार उपग्रह मिशन की बात करें तो निसार की फुल फॉर्म ही देखो इस तरीके से बनेगी कि नासा इसरो सैटेलाइट अपर्चर रडार है। तो नासा और इसरो संयुक्त रूप से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जुलाई 2025 में लॉन्च किया जाएगा। और नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये पिछले 4 सालों से जो है कि इस पे काम चल रहा है और अभी तक जो है कि कंप्लीट नहीं हुआ। हालांकि अब ये जुलाई 2025 में लॉन्च किया जाएगा, पता नहीं लॉन्च हुआ कि नहीं हुआ। रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा, देखो अब क्या है, इसमें एक लिस्ट निकाली गई थी कि कौन सा रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहां पर, या कौन से ऐसे राज्य जहां पर सबसे अधिक स्टेशनों को क्या क्या सोलर एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है। तो देखो सर्वाधिक तो राजस्थान में होंगे, क्योंकि राजस्थान एक सबसे आइडियल लोकेशन है सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, सबसे अधिक अच्छी आइडियल स्टेशन है। फिर दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, जहां पे 270 स्टेशन ऐसे हैं जिसपे सोलर पैनल लगे हुए सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। फिर थर्ड नंबर पे वेस्ट बंगाल आता है 237, और यूपी आपका 204 रेलवे स्टेशनों के साथ फोर्थ नंबर पे आता है जहां पे सोलर पैनल प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। पंबन रेल पुल, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रामेश्वर तमिलनाडु में इस पुल का उद्घाटन किया गया और यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है, यानी कि लिफ्ट के माध्यम से समुद्री पुल का प्रयोग किया जाएगा। भारत चाय निर्यातक के बारे में अगर हम बात करें तो 2024 में भारत के द्वारा 255 मिलियन
मीट्रिक कह सकते हो किलोग्राम चाय निर्यात के साथ सेकंड स्थान पे। यानी विश्व में सबसे अधिक जो चाय का निर्यात किसी देश ने किया, प्रोडक्शन की मैं बात नहीं कर रहा, यहाँ पे निर्यात की बात कर रहा हूँ, तो सबसे अधिक चाय का निर्यात केन्या करता है और सेकंड नंबर पे भारत है और थर्ड नंबर पे श्रीलंका है। अब आप कहोगे सर हमने तो ब्राजील भी सुना था, लेकिन ब्राजील मेरे दोस्त कॉफी में ज्यादा होता है, ठीक है, कॉफी में जो है कि वो मैक्सिमम रहता है। केन्या आपका चाय में आता है और भारत दूसरे नंबर पे, ये निर्यातक के रूप में है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? केरल, जहां पे वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित अधिकारों की बात की जाएगी, उनकी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया जाएगा, उनसे होने वाले जो दुर्व्यवहार या शोषण हो रहे हैं उनको भी रोकने की जो भी समाधान हो सकते हैं उनको प्रस्तुत किया जाएगा। तो वरिष्ठ नागरिक आयोग किस राज्य ने स्थापित किया? केरल सरकार के द्वारा केरल ने स्थापित किया। अब आ जाते हैं फायर सेट उपग्रह की बात करें तो देखो गूगल द्वारा पहला प्रक्षेपण संपन्न किया गया, एआई की मदद से वनाग्नि की पहचान की जाएगी। यानी ये जो फायर सेट, फायर मतलब आग होता है, तो ऐसा सैटेलाइट उपग्रह जो है कि लॉन्च किया गया जो एआई की मदद से जो जंगलों में लगने वाली जो आग होती है ना उसको जो है कि करेगी। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कांगेर घाटी। अब ये कांगेर घाटी कहाँ पे है? तो बस्तर जिले छत्तीसगढ़ में स्थित है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में प्राकृतिक श्रेणी में शामिल हो गई है। देखो अभी ये फाइनलाइज नहीं हुई है, ठीक है, ये नेशनल उद्यान जो है कांगेर घाटी का, ये अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है कि फाइनलाइज नहीं हुई है। अभी ये कह सकते हो कि सेमीफाइनल में पहुंची एक तरीके से अस्थायी सूची में। लेकिन प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही कांगेर घाटी कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। पहली हाइड्रोजन ट्रेन की बात करेंगे तो जिंद सोनीपत रूट पर संचालित यह ट्रेन चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा निर्मित की गई। तो पहली जो हाइड्रोजन रेल है हमारे भारत की वो कहां पर संचालित हुई? तो हरियाणा के अंतर्गत जिंद और सोनीपत के बीच में हुई। डोकरा कलाकृति कहां की है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को ये भेंट की थी। याद होगा जब इमैनुअल मैक्रो साहब जो है कि भारत में आए थे तो उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, उनको एक मूर्ति स्टैचू टाइप की चीजों को जो है कि प्रेजेंट किया। और ये डोकरा कलाकृति थी, जो डोकरा कला छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध धातु ढलाई परंपरा से जुड़ी हुई। तो भैया छत्तीसगढ़ से संबंधित है ये। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ और इस संयंत्र का नाम क्या रखा गया? सृजनम रखा गया। तो ये पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार। देखो अभी तक आपने इस चीज पे बात नहीं की होगी या सोचा नहीं हो कि जो मेडिकल का जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसको कैसे डिकम्पोज किया जाए, चाहे वो निडल्स हो या वो जिस भी वैक्सीन मतलब जो शीशे की बोतल में दवाइयाँ आती हैं या जो प्लास्टिक में हो गई या फिर टैबलेट्स होती है खाने की या सर्जिकल इक्विपमेंट्स हो गए जिसमें सर्जरी वगैरह के लिए सारे सामान यूज किए जाते हैं, उनको कैसे जो है कि डिकम्पोज किया जाए। तो उसके लिए भी एक स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र लगाया गया है जिसका नाम क्या रखा गया है? सृजनम रखा गया है। अब आ जाते हैं जोमेटो। तो जोमेटो ने भैया अपना ऑफिशियल नाम भी चेंज कर लिया। अब इसका न्यू जो कॉर्पोरेट नाम होगा इटर्नल लिमिटेड के नाम से होगा। क्या नाम होगा? ETRANL, मतलब इटर्नल करके नाम होगा। माउंट तारानाकी कहाँ पे है? तो न्यूजीलैंड संसद ने इस पर्वत को व्यक्ति का दर्जा दे दिया और इस तरीके से तीसरा जो है कि इसको जो है कि जैविक दर्जा दे दिया गया। इससे पहले 2 प्लांट के लिए दर्जे दिए गए और इसको भी अब एक व्यक्ति का दर्जा दिया गया। तो माउंट तारानाकी कहाँ का है? न्यूजीलैंड का है। और इस पर भी हम लोगों ने जो 800 MCQs की जो मैंने सीरीज चला रखी ना, जिसमें लगभग अभी तक आपको मैंने 559 MCQs करा दिए टोटल 12 लेक्चर में, और इसमें बहुत सारे ऐसे मैंने प्रश्न कराए हैं जो आई दृष्टि शॉर्ट नोट्स में भी लिखे हुए हैं। ब्लू फ्लैग प्रमाणन की बात करेंगे मेरे भाई। ब्लू फ्लैग प्रमाणन तो केरल के समुद्र तटों को अभी हाल ही में प्राप्त हुआ 2 और, जिसमें कप्पड़ आता है जो कि कोझिकोड का है और चाल आता है जो कि कन्नूर का है। पर्यावरण और सुरक्षा से कड़े मानक जो होते हैं उन्हें ही ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिलता है। आगे साइबर हमला रिपोर्ट 2024 के बारे में बात करें तो क्लाउड सेक के एनुअल थ्रेट क्या लिखा है? लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 के अनुसार भाई किसे किसे रैंक मिली है। तो देखो अगर हम बात करें तो भारत भी पीछे नहीं है। साइबर अटैक जो है कि भारत में बहुत अधिक हो रहा है। हालांकि सबसे अधिक जो साइबर अटैक हो रहा है पर व्यक्ति जो है कि यूएसए में 140 हो रहा है और भारत में 95 हमले हो रहे हैं और इजराइल में 57। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो भारत सेकेंड नंबर पे आता है जहां पे साइबर अटैक हो रहे हैं। भारत का 3rd लॉन्च पैड शुरू कर दिया गया। क्या है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरा एक लॉन्च पैड की स्थापना की जा रही है और सेकंड वाला जो लॉन्च पैड है वो कुलशेखरपट्टिनम तमिलनाडु में स्मॉल सैटेलाइट्स के लिए, जो छोटे छोटे सैटेलाइट जो इसरो के द्वारा ड्रॉप किए जाएंगे, छोड़े जाएंगे, उनके लिए कुलशेखरपट्टिनम तमिलनाडु में शुरू किया जा रहा है। और एक तो हमारा पहले से श्रीहरिकोटा वाला, तो वहीं पर एक तीसरा भी लॉन्च पैड शुरू किया जा रहा है। आगे चलते हैं हम लोग राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। भैया
बोर्ड के बारे में अगर आप देखोगे तो यूपी आरओ के जो 2024 में पेपर आपने दिया था 11 फरवरी को, वहां से भी प्रश्न पूछा गया था, जिसमें चाय बोर्ड हो गया, कॉफी बोर्ड हो गया, रबर बोर्ड हो गया, तो बोर्ड वाले प्रश्न भी आते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड करा रहा हूँ। मंत्री जी हैं पीयूष गोयल के द्वारा नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया। प्रत्येक पहले अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी हैं और हेडक्वार्टर जो वो निजामाबाद में बन रहा है। कहाँ पर? हल्दी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ बन रहा है? निजामाबाद में बन रहा है, और ये निजामाबाद आपके तेलंगाना में स्थित है। विश्व का पहला CO2 से मेथनॉल रूपांतरण का संयंत्र कहाँ लगा है? कि कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल बना रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है कि अवशोषण भी बेहतर होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी, और मेथनॉल का यूज भी किया जाएगा। तो ये NTPC के द्वारा विंध्याचल संयंत्र में उद्घाटन किया गया। ये यूपी स्पेशल प्रश्न रहेगा, विश्व का पहला ऐसा है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा विंध्याचल संयंत्र में उद्घाटन किया जा रहा है। भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल कहां पर हो रहा है? तो महावीर बाल कैंसर अस्पताल की आधारशिला पटना में रखी जा रही है। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहां पर है? तो ये चर्चा में भारत का पहला शून्य कचरा जीरो वेस्ट हवाई अड्डा है, क्योंकि ये अपने ही जो हवाई अड्डे की जो लोकेशन है वहीं पे अपने कचरे को डंप कर दे रहा है, और इस तरीके से जीरो वेस्ट के रूप में जाना जा रहा है। MV सैन फर्नांडो ये कौन है? तो मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने केरल के विजिंगम में भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह पहला मदरशिप प्राप्त किया है। तो ये आपका टॉपिक हो गया, आपका संधि उंधी जितनी भी थी और जितने भी जो है कि विविध वाले सेक्शन थे, फिर उसके आगे की चीजों को हमने कवर किया है। अब यहाँ पर आगे चलते हम लोग, अब जितने भी फिल्म के अवार्ड बचे हुए थे वहां पर हम लोग इसको डील करेंगे, ठीक है। तो जरा इसको देख लेते हैं, फिल्म पुरस्कार को। देखिए 78वां कांस फिल्म महोत्सव 13 से 14 मई 2025 को आयोजित किया गया। कांस एक शहर है, कहाँ का शहर है मेरे भाई? फ्रांस का शहर है, तो इसीलिए वहीं पर इसका आयोजन किया गया। 78वां कांस फिल्म महोत्सव 13 से 14 मई 2025 को आयोजन किया गया। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड मिला है ना, पाम डी ओर पुरस्कार, ये आपके अनसिंपल एक्सीडेंट फिल्म को मिला है, जिसके डायरेक्टर कौन है? ईरानी फिल्म निर्माता जाफर पनाही को मिला है, ठीक है। तो एक तरीके से जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड मिला है, देखो वो पाम डी ओर पुरस्कार जो होता है ये वहाँ के कांस शहर में यूज किया जाता है इस टाइटल को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना भैया कि जो 78वां कांस फिल्म महोत्सव हुआ उसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी वो कौन सी थी? अनसिंपल एक्सीडेंट। और कौन डायरेक्टर था? जाफर पनाही थे। आगे बात करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है भाई? तो वैगनर मोरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, द सीक्रेट एजेंट, ये नेटफ्लिक्स पर भी ये मूवी है, आप देख सकते हो, द सीक्रेट एजेंट। अभिनेत्री की बात करेंगे तो नादिया मेलिटी, जो फिल्म कौन सी थी? ला पेटाइट डर्नियर, इसमें इन्होंने काम किया। निर्देशक की बात करेंगे तो क्लेबर मोडोंकाफिलो, जिनकी मूवी है द सीक्रेट एजेंट। तो द सीक्रेट एजेंट के डायरेक्टर और अभिनेता इन दोनों को सबसे बेस्ट कांस अवार्ड दिया गया। अब आते हैं जो बहुचर्चित एक पुरस्कार है ऑस्कर अवार्ड। यहां से भी प्रश्न आपके इंडिया के अंतर्गत बन जाते हैं, इंडिया को लेके। क्या है ऑस्कर अवार्ड के बारे में? सबसे पहली बात कि लॉस एंजलिस USA में जो है कि आयोजित किया गया 2 मार्च 2025 को। सभी पुरस्कार की हम केवल सर्वश्रेष्ठ श्रेणी को पढ़ रहे हैं। जैसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? अनोरा थी। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कौन थे? सीन बेकर, इसी अनोरा फिल्म को ही बनाने वाले। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो मिकी मेडिसन, ये भी अनोरा मूवी को ही बना रहे, मतलब इसी में काम किया इन्होंने। तो 3 अवार्ड अनोरा को मिले। कौन कौन से? एक तो फिल्म का मिल गया, एक डायरेक्टर का मिल गया और एक अभिनेत्री का मिल गया। लेकिन जब अभिनेता की हम बात करेंगे तो यहां पर जो है कि अवार्ड किसी और को गया, एड्रियन बॉडी को गया। और ये द ब्रुटलिस्ट एक मूवी थी, उसको दिया गया, ठीक है। अभिनेता अलग हो गए। अब आ जाते हैं सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म की बात करेंगे तो इसका नाम है फ्लो, बस नाम ही इसका कितना है? फ्लो। तो सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म की बात करें तो फ्लो को मिला। सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी की बात करेंगे तो द ब्रुटलिस्ट को मिला, जिसके अभिनेता को भी अवार्ड मिला। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री की बात करेंगे नो अदर लैंड, यानी कि दूसरी कोई पृथ्वी नहीं है, इसलिए इस पृथ्वी को जरा ढंग से यूज करो, ये डॉक्यूमेंट्री हो गई। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की बात करेंगे तो आई एम स्टिल हेयर, मैं अभी भी यहीं पर हूं, ये ब्राजील की है और ये इंटरनेशनल लेवल पर जो है कि सबसे बेस्ट मूवी बनी है। क्लियर होगी मेरे भाई यहां तक सारी बातें, ठीक है। तो क्या क्या आपने देख लिया, अभिनेत्री वगैरह ये सब देख लिया। आगे देखते हैं सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन जो लघु फिल्म थी, ठीक है, ये भारत से संबंधित है, जिसका नाम है आई एम नॉट अ रोबोट, यानी मैं एक रोबोट नहीं हूं। इस श्रेणी में भारतीय हिंदी लघु फिल्म अनुजा, निर्देशक इसकी एडम जे ग्रेट्स को नामित किया गया। तो ये भारतीय हिंदी लघु फिल्म कौन सी? अनुजा, इसको भी जो है कि नॉमिनेट किया गया, हालांकि अवार्ड नहीं मिला, वो अलग बात है। आगे बात करते हैं 67
67वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड की बात करते हैं तो लॉस एंजलिस यूएसए में इसको भी 2 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया। एल्बम ऑफ द ईयर यानी इस साल की सर्वश्रेष्ठ जो एल्बम थी वो थी काउबॉय कार्टर, काउबॉय कार्टर होगी। सॉन्ग ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस यानी हमारे जैसा कोई नहीं, या इस तरीके से, तो एल्बम ऑफ द ईयर काउबॉय कार्टर होगी और सॉन्ग ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस। भारतीय अमेरिकी गायक चंद्रिका टंडन ने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट एंड चेंट एल्बम श्रेणी में पुरस्कार जीता। तो ये बन सकता है पुरस्कार कि भारतीय मूल की जो अमेरिकी गायक है चंद्रिका टंडन, इन्होंने त्रिवेणी एल्बम के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट एंड चेंट एल्बम श्रेणी में पुरस्कार जीता है और ये ग्रैमी अवार्ड के अंतर्गत है। अब आ जाते हैं 5th फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स। जो OTT प्लेटफॉर्म पर जो आपके अवार्ड्स मतलब वेब सीरीज या मूवीज वगैरह या डॉक्यूमेंट्री चलाई जाती है, उसकी भी एक अलग रैंकिंग से पुरस्कारों की बात होती है। तो सीरीज में अगर हम देखें वेब सीरीज के तौर पे तो सर्वश्रेष्ठ सीरीज आपकी द रेलवे मैन है। बिल्कुल बहुत अच्छी यह सीरीज है, ये आप लोग देखिएगा यार। वेब सीरीज एक तरीके से कह सकते हो, या फिर OTT प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पे मैंने देखी थी शायद, मुझे जहां तक याद है। इसमें मेनन साहब थे, नसरुद्दीन शाह का बेटा था और माधवन जी थे, ये तीनों कैरेक्टर थे। बहुत अच्छी मूवी है, किसी और पे नहीं। ये जो आपकी भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, जो MIC का रिसाव हो गया था मिथाइल आइसोसाइनेट का, उसी के ऊपर बनी कि कितना इसका इम्पैक्ट पड़ा और क्या क्या इसके चैलेंजेस हुए हैं। ठीक, अब बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सीरीज का कौन था, तो राजकुमार राव जी को दिया गया गन्स एंड गुलाब। बहुत देसी रोमांटिक पे बनी हुई है गन्स एंड गुलाब, बड़ी अच्छी मूवी है। इसमें राजकुमार राव जो है कि पुराने पैटर्न पे कैसे अपनी प्रेमिका को पत्र देते थे लिख के, जो है कि कागज में, और उनके दोस्त वगैरह जो टायर की दुकान थी वो उनको क्रेडिट बताते हैं। मूवी मैंने देखी है गन्स एंड गुलाब, बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो मनीषा कोइराला, हीरा मंडी द डायमंड बाजार, ये भी मैंने देखी है। इसमें क्या दिया गया, आप हीरा मंडी या फिर आप इस तरीके से लगेगा कि आपको ये वेश्याओं पर आधारित मूवी है, लेकिन नहीं। यहाँ पर जो ये हीरा मंडी थी ये मुख्य रूप से लाहौर में थी। जब भारत आजाद हो रहा था तो उस आजादी में वैश्याओं का भी बहुत बड़ा योगदान था, स्पेशली हीरा मंडी का भी। लेकिन हम इतिहास के पन्ने में इनको खो चुके हैं। हम इनके कैरेक्टर को लेकर जो है कि प्रश्न चिन्ह लगाते हुए हमने इनकी उपयोगिता को साबित नहीं किया। ये चीज इसमें दिखाई गई कि केवल भारतीय लोगों या पाकिस्तानी लोगों ने ही केवल अंग्रेजों के साथ युद्ध नहीं किया, बल्कि वैश्याएं भी थी जो हीरा मंडी की थी, जो कहीं ना कहीं अंग्रेजों से युद्ध में अपनी हिस्सेदारी दिखा रही थी भारत के आंदोलन में। तो अच्छी मूवी है हीरा मंडी, आप देख सकते हो। इसमें फरदीन खान भी शायद इसमें है। आगे देखते हैं, हाँ इसमें आपकी सोनाक्षी सिन्हा भी है। फिल्म श्रेणी की अगर हम बात करें, देखो ये तो थी वेब सीरीज श्रेणी एक तरीके से। फिल्म श्रेणी में अगर आप देखोगे तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है अमर सिंह चमकीला, अमर सिंह चमकीला, जिसमें आपकी परिणीति चोपड़ा भी है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करेंगे तो इम्तियाज अली, सेम मूवी यानी अमर सिंह चमकीला के लिए मिली है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करेंगे तो दिलजीत दोसांझ, ये इसी मूवी में एक्टर थे अमर सिंह चमकीला में। क्लियर होगी। तो ये सारी मूवीज वगैरह देखा करो जहां से आपको पता रहे कि यार इस मूवी में क्या दिखाया गया, कैसे स्ट्रगल करके एक बहुत बड़ा सिंगर बनते हैं वो। ठीक है, बाकी सैयारा वगैरह में कुछ रखा नहीं है। ठीक है, जो आप लोग इधर उधर की फालतू मूवी देखते हो इनसे बचिए, अच्छी मूवी देखिए, डॉक्यूमेंट्री मूवी देखिए, जो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब देख रहे हैं इसमें जितनी भी अवार्डेड मूवी है ये ऑलरेडी मैं सब देख चुका हूँ। इसमें शायद ही कोई मूवी बची होगी जो मैं नहीं देखी होगी, सब देख ली है। आगे बात करते हैं कि 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी कि जो नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड होता है 2022 के नाम से जाना गया है, जो 16 अगस्त 2024 को सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया। सभी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में हम पढ़ेंगे। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी थी, आट्टम मलयालम में है। लोकप्रिय फिल्म कांतारा कन्नड़ में है, ऋषभ शेट्टी डायरेक्टर थे। निर्देशक सूरज बड़जात्या, फिल्म ऊंचाई के लिए है ये। राष्ट्रीय सामाजिक पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कच्छ एक्सप्रेस, जो कि गुजराती है, विरल शाह ने इसको डायरेक्ट किया। हिंदी फिल्म गुलमोहर। अभिनेता की बात करें तो ऋषभ शेट्टी कांतारा में है, और अभिनेत्री की बात करें तो नित्या मेनन और मानसी पारेख हैं। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार की बात करें तो श्रीपद मल्लिकापुरम में है। पार्श्व गायक की बात करेंगे तो अरिजीत सिंह, जिन्होंने केसरिया गाना गाया था ब्रह्मास्त्र मूवी में। ठीक है, ब्रह्मास्त्र जिसमें कि रणबीर कपूर हैं। और पार्श्व गायिका की बात करें तो बॉम्बे जयश्री हैं। विशेष उल्लेख जो स्पेशल मोशन दिया गया वो मनोज बाजपेयी जी को दिया गया गुलमोहर मूवी के लिए, और निर्देशक हैं आपके संजय सलील चौधरी जी। इन दोनों लोगों को दिया गया है। अब आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर एक और जो है कि एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड किसको दिया गया, ये डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है आपका कि एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड शबाना आजमी जी को दिया गया है।
54वां दादा साहब फाल्के अचीवमेंट अवार्ड 2022 का किसको मिला है? तो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। उनकी जो पहली फिल्म थी मृगया, जो कि 1976 में थी, और इसमें इतना जानदार इन्होंने एक्शन किया था उस जमाने की मूवी में कि वहीं से सुपरहिट होने लगे थे। और अवार्ड जो है 8 अक्टूबर 2024 को दिया गया, 54वां फिल्म दादा साहब फिल्म मतलब फाल्के अवार्ड। और 53वें की बात करेंगे 53, तो वहीदा रहमान अभिनेत्री को दिया गया था। अब आ जाते हैं 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। एक तो था राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो नेशनल लेवल पे होता है, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय। भारत भी जैसे यूके ने कांस फिल्म महोत्सव होता है, ठीक है, फ्रांस में मतलब, और इसी तरह के ग्रैमी अवार्ड होते हैं। तो दुनिया भर की जो कुछ अच्छी मूवी होती है उनका भी कलेक्शन करके भारत भी इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड देता है। तो ये पणजी गोवा में आयोजित होता है 20 से 28 नवंबर 2024 को। एवरी ईयर लगभग जो है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वहीं आयोजित होता है, अंतर्राष्ट्रीय वाला। ओपनिंग फिल्म की बात करेंगे तो बेटरमैन हो गया। क्लोजिंग फिल्म की बात करेंगे तो ड्राई सीजन थी। अब आ जाते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड टॉक्सिक को दिया गया। आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक क्रॉसिंग को दिया गया। वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लैंपन को दिया गया। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड निर्देशक फिलिप नोयस को दिया गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। अभिनेता की बात करेंगे तो क्लेमेंट फेवा को दिया गया। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर विक्रांत मैसी जी को दिया गया। ये वही विक्रांत मैसी जिन्होंने 12th फेल मूवी बनाई थी, मतलब 12th फेल में एक्टर के रूप में ये काम कर रहे थे, विक्रांत मैसी। और यहाँ पर महत्वपूर्ण फिल्म पुरस्कार जैसे आपका 25वां आईफा अवार्ड की बात करें तो आईफा की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड दिया जाता है, जिसमें 8 से 9 मार्च 2025 को जयपुर में आयोजित हुआ। कहाँ पर हुआ? जयपुर में आयोजित हुआ, ये पता होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसमें कार्तिक आर्यन है। अभिनेत्री की बात करेंगे नितांशी गोयल है। निर्देशक की बात करेंगे किरण राव है। और फिल्म की बात करेंगे लापता लेडीज। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा मेरे भाई कि लापता लेडीज जरूर देखें, स्पेशली लड़कियां तो जरूर देख लें कि किस तरीके से अपनी पढ़ाई, अपनी योग्यता को सिद्ध करने के लिए एक महिला ने अपनी शादी होने के बावजूद भी वहां से शादी छोड़ दी। और इसमें रवि किशन जी एक पुलिस के रूप में रोल प्ले करते हैं, काफी अच्छे रोल प्ले करते हैं। और इसी का एक बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है, मतलब कि फेवरेट कह सकते हैं, फेमस सॉन्ग कह सकते हैं, जिसका नाम है ओ सजनी रे। सजनी रे करके आप जब गाना सुनेंगे, अरिजीत सिंह ने गाया सजनी रे, तो इसी मूवी के लिए था। अब यहाँ पर हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज की क्लास का 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024, जिसमें अभिनेता रणबीर कपूर हो गए, अभिनेत्री आलिया भट्ट हो गए, निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा, इन्होंने ही 12th फेल को डायरेक्ट किया था और फिल्म 12th फेल, और इसी में जो है कि एक्टर के रूप में विक्रांत मैसी ने रोल प्ले किया था। तो ये पूरा आपका आज हम लोगों ने काफी टॉपिक को कवर कर लिया है, और ये सभी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए ज्यादा लंबी क्लास रखने पर भी आपको बोरिंग हो सकता है। तो छोटी छोटी क्लास रहेगी, फिर भी 1 घंटे की लगभग क्लास हो ही रही है। और जल्दी ही हम इसके जो बचे हुए टॉपिक हैं, ऑपरेशन अभियान, जो भी चीजें हैं, वो हम लोग अगले 2 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे मेरे भाई। 2 से 3 जाएगा, लेकिन आपको क्लास रेगुलर मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, और प्लेलिस्ट में जाके आई दृष्टि करंट अफेयर्स वाली में इसकी सारी क्लास देख लेना जो हैंड रिटन नोट्स की है। और 800 एमसीक्यूज वाली अगर आपने सीरीज देख ली तो आपको करंट अफेयर्स के लिए कहीं और नहीं भटकना पड़ेगा, बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।